हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल। अब तक आप सबने सुना, रुद्र अपने साथ ईसा को भी मंदिर लेकर जाता है पूजा करने के लिए और वहाँ दोनों पर कपल की भांति पूजा करते हैं। वहीं अमन व्हील चेयर पर बैठा रुद्र के साथ किसी लड़की को देखता है तो चिढ़ जाता है। उसे रुद्र का पीटना याद आने लगता है, लेकिन ईसा का चेहरा मास्क के पीछे होने की वजह से वो ईसा को देख नहीं पाता है। वहाँ से रुद्र उसे खाना खाने के लिए आर्कियाड होटल लेकर आता है। अब आगे खाना खाने के बाद दोनों वहीं सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दो वेटर आए, उसमें से एक 55 साल की महिला और एक युवा था। ये वही महिला थी जो मंदिर में अपने जख्मी बेटे के साथ खड़ी थी। ईसा ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसका खुशी से खिला हुआ चेहरा उतर गया। ये अमन की माँ थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि अमन की माँ उसे पहचान न सके और मन ही मन सोचने लगी, ये यहाँ क्यों काम कर रही है? क्या अमन ने जॉब छोड़ दी है? फिर उसे उस रात की याद आने लगी जब अमन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसने सवालिया नज़रों से रुद्र को देखा। रुद्र ने भी उसे अपनी तरफ देखते इशारे से ही पूछ लिया, क्या हुआ है? वो अमन की माँ जूठे प्लेट और बर्तन उठाकर चली गई। ईसा मन ही मन सोचने लगी, क्या इस खड़ूस ने अमन को नौकरी से निकलवा दिया है, जो उसकी माँ को वेटर का काम करना पड़ रहा है। ईसा अपने ख्यालों में खोई थी और रुद्र ईसा को देखकर उसके ख्यालों में खोया था। ईसा अपना हाथ मुँह धोकर अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। उसके चेहरे पर पानी की मोती झिलमिला रही थी और उसके होंठ देखकर रुद्र को अपना गला सूखना सा महसूस हुआ। उसने ईसा को झट से अपने करीब कर लिया। ईसा अपने ख्याल से बाहर आई, क्या कर रहे हैं? और वह रुद्र से थोड़ा दूर हटकर बैठ गई। रुद्र ने उसे वापस अपने पास खींच लिया। किस ख्याल में खोई हो? रुद्र ने उसे वापस अपने पास खींच लिया। किस ख्याल में खोई हो? वो अमन की माँ थी। कौन अमन? वो जिस दिन आपने मुझे उस लड़के से बताया था ना, वही अमन था। और उसकी माँ यहाँ वेटर का काम करने लगी। अमन ने कभी भी अपनी माँ को काम नहीं करने दिया, लेकिन वो वेटर का काम क्यों कर रही हैं? अमन का नाम सुनकर और ईसा को इतने फिक्र करते देख रुद्र की मुठ्ठियाँ कस गई और वो ईसा को घूरने लगा। उसकी नज़र से बेखबर ईसा अभी भी दरवाजे को घूर रही थी। तुम्हें उसकी इतने फिक्र क्यों हो रही है? रुद्र ने थोड़ा नाराजगी से कहा। उसने काफ़ी बार मेरी मदद की है, ईशा ने रुद्र को देखकर बोली। अगले ही पल वो डर गई। रुद्र उसे घूर रहा था। रुद्र ने जल्दी से अपने मास्क उतार दिए। जिसने तुम्हारे साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश की, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? आपने उसे नौकरी से निकलवाया है। इन सब में उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी। हमेशा से वह दूसरे के घर का काम करती थी, लेकिन जैसे ही अमन की जॉब लगी, उसने अपनी माँ को जॉब छुड़ा दिया था और अब फिर से उन्हें काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमन के पास उसकी जॉब नहीं है। अब रुद्र को गुस्सा आ रहा था। उसने ईसा के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुम्हारे होठों पर एक बार भी अमन का नाम आया ना, तो कहकर रुद्र ने अपनी बात बीच में छोड़ दी। अब जाकर ईसा को एहसास हुआ, उसने रुद्र के सामने अमन के लिए कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर दी। तो इस खड़ूस को जलन हो रही है और वो चुप हो गई। रुद्र खड़ा हो गया और अपना एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा हाथ अपने बालों में पीछे की ओर घुमाते हुए इधर उधर टहलने लगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। रुद्र ने फ़ोन देखा तो रोनी का फ़ोन था। बॉस, आपने कहा था मैडम के निशान के बारे में पता करने के लिए। मैं सबूत और गवाह दोनों के साथ हाजिर हूँ। आप कब आएंगे? मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ईशा ने बस यही बात सुनी थी। रुद्र ने फ़ोन काटा और अपना मास्क पहन लिया। उसने ईशा को भी मास्क पहनाने की कोशिश की। ये ज़रूरी है क्या? ईशा ने मुंह बनाते हुए मास्क पहन ली। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। डेविल कहीं के, जब देखो तब घूरते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है या घूरने की। और तो और मन ही मन सोचो तो भी ये दिल के अंदर तक घुस कर बातें निकाल लेते हैं। पता नहीं कौन सी शक्ति है इनके पास। शट अप, रुद्र ने जोर से कहा, जैसे ये सब ईसा जोर जोर से बोल रही थी। ईसा ने उसे अपनी काली आंखों से घूरते हुए और चिढ़कर बोली, मैं तो चुप ही हूँ, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अब आपकी वजह से मन में भी कुछ मत सोचो।
अब आप ना मेरी सोच पर भी ताले लगा ही लीजिए, कहते हुए ईशा ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ा लिया। ईशा, हमें कहीं जाना है, रुद्र ने अपने दांतों को बैठाए हुए कहा। तो मैंने आपको रोका नहीं है, आप जाइए, मैं खुद जल जा सकती हूँ, कहते हुए ईशा जाने लगी और उसने अपना मास्क भी उतार दिया। ये देखकर तो रुद्र का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कसकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं तो मेरे सर पे मत चढ़ो। आप मुझे डांट रहे हैं, ईशा ने रुआसी फेस बनाकर बोला। तो रुद्र की पकड़ उसकी बाजुओं पर थोड़ी सी ढीली हो गई और जब ईशा को यह महसूस हुआ तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकालने लगी। बुरा आदमी, एक तो कुछ भी बोलो मत, ठीक है, नहीं बोलना तक तो समझ में आता है, तो क्या हुआ, मन में भी तो सोच सकती हूँ, मन में भी मत सोचो। ईशा को ऐसे रोता देख रुद्र का गुस्सा एक पल में हवा हो गया। चुप 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 हो जाओ, रोते हुए ईशा ने अपना आंसू रुद्र के कुर्ते में पोंछ दिया। तभी रुद्र ने झटके से उसे अलग किया और अपना रुमाल देते हुए बोला, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस मैं कह रहा हूँ ये वो अच्छा आदमी नहीं है और मैं और तुम उसकी चिंता कर रही हो। ईशा मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा सॉरी, अब नहीं डांटूंगा, ओके। ईशा एकदम से चुप हो गई और मुंह खोले रुद्र को देखने लगी क्योंकि रुद्र ने उसे सॉरी कहा था। जी, क्या कहा आपने? रुद्र को परेशान करने के लिए ईशा ने दोबारा उससे पूछ लिया। सॉरी, एक मिनट, कहते हुए उसकी नाक पकड़कर देखने लगी। क्या देख रही हो, कुछ लगा है क्या? नहीं, देख रही हूँ आपकी लंबी नाक छोटी तो नहीं हो गई। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और दोबारा मास्क पहनाया और उसे लेकर वहां से निकल गया। सिंघानिया हाउस में सभी ऑफिसर सोफे पर बैठे थे। डेविड के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड और विश्वजीत भी वहीं खड़े थे। वहाँ पुलिस के नाम पर अच्छे खासे पुलिसमैन तैनात थे और ऑफिसर का जमावड़ा लगा हुआ था। मलिस्का अपने घर को देख रही थी जो पूरी तरह से बिखरा था। बाबूजी, लसिका, जसवंत जी और देविका जी दूसरी साइड सोफे पर बैठे थे। नोटों के बंडल को एक तरफ रखते रखते 5 फीट की हाइट बन गई थी। वहीं सभी दस्तावेज भी टेबल पर लगभग 1 हाथ ऊंची दीवार पर बन चुकी थी। डेविड वहां खड़े बॉडीगार्डों को घूर रहा था क्योंकि वो उसके आदमी नहीं थे। वो बस थोड़ी देर पहले ही वहां आया था। उसने विश्वजीत जी के कान में कहा, सर, ये रुद्र के आदमी है, मुझे पूरा यकीन है, ये सारा सामान घर में इन्हीं लोगों ने रखवाया है। विश्वजीत गुस्से से उबल रहा था। वो डेविड को अपने पीछे आने का इशारा किया और वहाँ ऑफिसरों से बोला, हमें अपने असिस्टेंट से ज़रूरी बात करनी है, तो हमें बस 2 मिनट चाहिए। ओके, सबसे सीनियर अफसर ने कहा। स्टडी रूम में आते ही विश्वजीत डेविड के ऊपर भड़क गया। हमेशा से तुम्हारी बॉडीगार्डी पर मुझे शक रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बॉस। मैंने कल भी मलिस्का मैम से फ़ोन करके पूछा था कि सब ठीक है। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि बॉडीगार्ड बदले हुए हैं और आपने पहले ही मुझे 3 दिन के लिए दूसरे काम को करने को भेजा था। तुम ये सब कहकर ना अपनी कमियां मत छुपाओ डेविड। तुम एकदम कामचोर और निकम्मे हो और तुम ये स्वीकार नहीं कर रहे। घर के किसी भी सदस्य ने मुझे नहीं बताया कि बॉडीगार्ड बदले हुए हैं। मैंने बॉडीगार्ड नहीं बदले थे। चट्टाक की आवाज़ के साथ डेविड के गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा और डेविड का सर दूसरी तरफ घूम गया। अब डेविड को गुस्सा आ रहा था। वो अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था। उसके लिए उसने न जाने क्या क्या किया था, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बार बार हाथ उठाता आ रहा था। और अब तो डेविड का भी अपने स्वामी भक्ति से विश्वास उठने लगा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। हमने जो काम किए हैं, अगर उसके लिए हम जेल जाते तो हमें अफसोस नहीं होता, लेकिन जिस काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस काम का इल्ज़ाम भी हमारे सर पर लगाया जा रहा है। हमारा काम सिर्फ गांजे की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ लड़कियों की तस्करी तक ही सीमित था, लेकिन यहाँ पर नकली नोटों के बंडल और हथियार ये कहाँ से आ गए? ये सब उस रुद्र का काम है। उसने जानबूझकर मेरे घर में ये सब रखवाया है। और तो और सारे के सारे दस्तावेज भी हैं जिस पर मैंने सिग्नेचर किया है। कहते हुए विश्वजीत जी ने जोर से टेबल पर अपने हाथ मारे। अभी वहाँ पर एक कांस्टेबल पहुँचा। सर, आपका टाइम ख़त्म हो गया है, 2 मिनट हो गए हैं, आपको हमारे सामने उपस्थित रहना होगा। जी, बस हम आते हैं। कांस्टेबल वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया।
विश्वजीत ने डेविड के कान में कहा, मुझे यहाँ से निकालने की तैयारी करो, नहीं तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। डेविड को तो एक पल भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जी सर, कहते हुए वो भी वहाँ से विश्वजीत के साथ निकल गया। विश्वजीत सीढ़ियों पर धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, तभी डेविड ने उन्हें पीछे से जोर से धक्का दे दिया और विश्वजीत सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए सीधे नीचे आ गए। हालांकि डेविड ने उन्हें बचाने का दिखावा किया था, लेकिन जब वो पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे आ गए, उनके सर में चोट लग चुकी थी और उनके सर से खून बहने लगा। सब घबरा गए। बाबूजी भी अपने सोफे से उठकर उसके पास आ गए। विश्वजीत, डेविड, जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ऑफिसर और पुलिस टीम आ गई। हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप सबको यहीं रहना होगा। चोट उतनी भी ज़्यादा गहरी नहीं है, उस ऑफिसर ने कहा। तो बाबूजी चुप हो गए। उस ऑफिसर को पूरी तरह से यकीन था कि विश्वजीत यहाँ से भागने की तैयारी में है और उसे अपनी पुलिस टीम पर भी उतना भरोसा नहीं था। उसने सीधे रुद्र को फ़ोन लगा दिया और सारी बातें बता दी। आप चिंता मत कीजिए खुराना साहब, आप बस उसके फांसी की तैयारी कीजिए, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। कहते हुए रुद्र ने फ़ोन काट दिया और उसने तुरंत आदित्य को फ़ोन लगा दिया। ईसा उसके बगल में बैठी चुपचाप अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। फ़ोन आने की वजह से उसका ध्यान बट गया और उसका कुछ ध्यान रुद्र की बातों पर था। उस ऑफिसर से बात करने के बाद रुद्र ने आदित्य को फ़ोन लगा दिया और सीधे ही बोल दिया, बिग बॉस। बिग बॉस का नाम सुनते ही ईशा रुद्र को देखने लगी। बिग बॉस से पूरा शहर परिचित था, तो ईशा कैसे बाकी रहती। बिग बॉस सबके दिलों में राज करता था। आदित्य ने भी एक बार अपने फ़ोन को देखा और फिर से दोबारा कान से लगाया, यस बॉस। आदित्य ने उधर बड़े ही आदर के साथ कहा, विश्वजीत सिंघानिया। ओके बॉस कहने के साथ ही दोनों ने फ़ोन काट दिया। ईशा अजीब भाव से रुद्र को देख रही थी। उसका गेम उसके मोबाइल में चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान रुद्र पर था। ये क्या बात हुई? सामने सामने रहते हैं तो समझ में आता है कि आंखों ही आंखों में बात करते हैं, और अब ये कौन सा बात हुआ? फिर उसने अपना सर झटका और मोबाइल में देखने लगी। इधर रूम मेंशन में भोजपुरी गाना अपने फुल चरम सीमा पर बज रहा था और घर के सभी नौकर हैरान परेशान से ऊपर वाले कमरे को देख रहे थे और अम्मा अपने दोनों कानों पर अपना हाथ रखकर सोफे पर बैठी थी। उनके सामने एक 5 साल की लड़की थी जिसने पिंक फ्रॉक पहना हुआ था और 2 चोटी करके अपने दोनों कंधे पर लटकाए हुए थे। 5 साल की उम्र में ही उस लड़की के बाल उसके पेट तक आ रहे थे। वो उसी घर के एक नौकर गोपी के पीठ पर चढ़ी हुई थी, जो कि घोड़ा बना हुआ था और कारपेट पर धीरे धीरे चल रहा था। माँ भी ऊपर कमरे की ओर देखते हुए बोली, पता नहीं इसे लंदन में गाना बजाने को मिलता भी है या नहीं। यहाँ आते ही शुरू हो गई। तभी रुद्र की गाड़ी रूम मेंशन के सामने आकर रुकी और वो ईसा का हाथ पकड़े रूम मेंशन में दाखिल हुआ। हॉल में ही आती उसने अम्मा को सोफे पर बैठा हुआ देखा और उसके कानों में जैसे ही पवन सिंह का भोजपुरी बजा, कमरिया करे लपालप, तो वो तेज कदमों से चलता हुआ आंगन में आ गया और ऊपर के कमरे की तरफ देखने लगा। तभी वो छोटी सी बच्ची आकर रुद्र के पैरों से लिपट गई। रुद्र ने उसे बड़े ही प्यार से गोद में उठाया और उसके गाल पर किस कर दिया। ईशा तो हैरानी से रुद्र को देख रही थी। अम्मा भी रुद्र के पीछे पीछे हॉल में से आंगन में आ गई थी। रुद्र ने अम्मा से पूछा, ये कब आई? अम्मा ने कहा, सुबह 7 बजे ही आ गई थी और अभी अभी जगी है, तब से इसका शुरू है। मैं अभी बंद करवाती हूँ। गोपी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से गाना बंद करवाओ तो। जी अम्मा, कहते हुए वो नौकर गोपी वहाँ से चला गया और रुद्र उस छोटी सी बच्ची को लेकर सोफे पर बैठ गया। उस लड़की का नाम जिया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी पर किस किया। मामू, आपकी बेयर चूबी, उसने बड़े ही प्यार से कहा। मैं आज ही शेव कर लूँगा। हाँ, बच्ची खुश हो गई और उसने ईशा की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? रुद्र ने एक बार ईशा को देखा और फिर वो छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, ये आपकी मामी है। मामी? मामी क्या होता है? उसने बड़े ही भोलेपन से पूछा। तो अम्मा हंसने लगी। ये आपकी मम्मा की भाभी है और आपके मामा की पत्नी मामी। ईशा उस बच्ची को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। वो रुद्र के गोद से उतरकर ईशा के गोद में चढ़ने लगी, तो ईशा ने उसे दोनों बाहों से पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। उस लड़की ने उसी तरह ईशा के गाल पर भी किस किया और बड़े ही क्यूट स्वर में बोली,
आपकी बीएड नहीं है। यह सुनकर सभी हंसने लगे और थोड़ी देर में गाना बंद हो गया। दरवाज़ा खुला और एक 25 साल की लड़की ऊपर से नीचे आने लगी। उसने क्रॉप टॉप और ब्लू रंग का जीन्स पहना हुआ था। उसके बाल कर्ली थे जो कि कमर तक आ रहे थे। ईसा उसके बालों को देखकर हैरान थी। यार, कर्ली होने पर कमर तक हैं। अगर ये स्ट्रेंथ होंगे ये तो नी तक चले जाएंगे। क्या लगाती है अपने बालों में? ईशा मन ही मन सोच रही थी। वो लड़की हाई हील पहने सीढ़ी पर टक टक की आवाज़ के साथ उतर रही थी। रुद्र के पास आते ही उसने झुककर रुद्र का पैर छू लिया। रुद्र ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और वो लड़की अपना हाथ बांधकर बगल में खड़ी हो गई। उसके आंखों में भी ये जानने की उत्सुकता थी कि ईशा कौन है। अम्मा ने उसे बताया, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। ये सुनते ही उस लड़की ने झुककर ईशा के भी पैर छू लिए। अभी वो छूने ही वाली थी कि ईशा जल्दी से खड़ी हो गई। अरे अरे, नहीं नहीं, ठीक है, आप पैर मत छूइए। और उसने उसे गले से लगा लिया। अब तक ईशा को इतना तो समझ आ गया था कि ये उसकी ननद थी। इस लड़की का नाम दिशा था। दिशा अम्मा की बेटी थी। दिशा के पापा बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद अम्मा ने दूसरी शादी नहीं की और रुद्र के साथ ही उसकी नैनी बनकर उसके घर में रहने लगी। वसीम के साथ पीछे से सारंग भी गाड़ी पार करके आया तो दिशा को देखकर उसका पैर जम गया। वसीम तो आगे बढ़ गया लेकिन वो वहीं दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। दिशा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने सारंग को हक कर लिया। एक्चुअली में सारंग दिशा को देखकर हैरान नहीं था, वो उसकी बेटी को देखकर हैरान था जिसकी आंखें ब्लू थी। सारंग की आंखें भी ब्लू थी और सारंग के आंखों के सामने रुद्र की 25वीं वर्षगांठ की वो सीन घूम जाती है जब दिशा नशे की हालत में थी। कैसे हो तुम? दिशा ने बड़े ही प्यार से सारंग से पूछा। ठीक हूँ, सारंग ने सिर्फ इतना ही कहा और वो वहीं से वापस मुड़ कर जाने लगा तो अम्मा ने उसे रोक लिया। सारंग, अरे पानी तो पी लो। नहीं, कहते हुए सारंग वहाँ से तेजी से निकल गया। वो लड़की सारंग को देख रही थी और फिर उसने रुद्र का हाथ हिलाते हुए पूछा, मामू, अंकल क्यों चले गए? मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी? तो दिशा ने उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया। नहीं बेटा, आप बहुत क्यूट हो। अंकल को काम था ना, इसलिए चले गए। अब इन दोनों की कहानी क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी इतना जानिए। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विश्वजीत बेड पर पड़ा था और उसके भागने की फुल तैयारी थी। बिग बॉस के आदमी उसकी गाड़ी का पीछा करते करते हॉस्पिटल में आ गए थे लेकिन विश्वजीत उन्हें चकमा देकर हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं था, रास्ते से ही गायब था। पुलिस की टीम भी चारों तरफ हॉस्पिटल के आसपास फैली थी। आदित्य भी वहीं निचले फ्लोर पर अपने आदमियों के साथ था और उसके आदमी अगल बगल हर खिड़की और हर दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। इधर विश्वजीत भागते भागते एक छोटे से घर में पहुंचा जो काफी पुराना था। वो बंद था, उसमें मकड़ी ने झाले लगा दिए थे। डेविड ने उस घर का ताला खोला और अंदर प्रवेश किया। सफाई न होने की वजह से उस घर में काफी कचड़े और बदबू फैले हुए थे लेकिन इस वक्त विश्वजीत को चोट लगी थी। उसके साथ में आए डॉक्टर ने विश्वजीत को एक चेयर पर बिठाया और उसके माथे की पट्टी करने लगा। विश्वजीत ने अपनी जगह अपने एक बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में भेज दिया था। जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चली वे लोग उसकी खोज में जुट गए और मीडिया में ये बात फैल गई कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए विश्वजीत पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल गया है। और ये पहली बार हुआ था जब बिग बॉस ने भी चकमा खा लिया था। रुद्र अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके दोनों दुश्मन जेल में हैं। थोड़ी देर में उसे भी पता चल गया विश्वजीत हॉस्पिटल से फरार है। रुद्र ने जल्दी से अपना कपड़ा चेंज किया और वहाँ से निकल गया। उसे रोनी से मिलने जाना था, ईशा के जन्म के बारे में जानने के लिए। रोनी एक महिला के साथ छोटे से घर में था। जब रुद्र वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाज़ा खोला। रुद्र ने देखा उसके सामने कुर्सी पर एक 90 से 95 साल की महिला बैठी है। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। उसके मुंह में दांत न होने की वजह से उसके दोनों गाल धंसे हुए थे। बाल पूरी तरह से सफ़ेद थे। उसके हाथ पैर की चमड़ी सिकुड़ गई थी और माथे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। उसने हरे कलर का सिल्क साड़ी पहना हुआ था। हाथों में डंडा था जिसको उसने अपने कुर्सी के पास ही कुर्सी से टिका कर रखा था। रुद्र ने सवालिया नज़रों से रोनी को देखा। रोनी ने रुद्र को बैठने का इशारा किया। रुद्र उस औरत के सामने चेयर पर बैठ गया। रुद्र और उस महिला के बीच में एक पीली लाइट जल रही थी जो कि छत से लटक रही थी। उस महिला के चेहरे पर वो लाइट
सूरज की किरणों जैसी लग रही थी। रोनी ने रुद्र को बताना शुरू किया, ये शीतला देवी हैं। गुजराल के घर में काफी पहले काम करती थी। जब गुजराल छोटा था, इन्होंने ही गुजराल का लालन पालन किया है। लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ गुजराल बड़ा होता गया और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके आगे ये आपको सब बताएंगी। रुद्र उस महिला को ध्यान से देखने लगा और उसके कुछ बोलने का इशारा करने लगा। उस महिला ने एक बार रुद्र को देखा और कहा, बेटा, हमें ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हमें जितना भी पता है हम आपको सब सच सच बताएंगे। इतना कहने के साथ ही वो महिला अपने अतीत में चली गई, जब उसकी उम्र 40 साल थी। शीतला देवी घर के नौकरों को काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी वहाँ पर गुजराल आया। वो बिल्कुल बेवड़ा लग रहा था। नशे में धुत गुजराल के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके बॉडीगार्डों ने उसे पकड़ रखा था। उसके बाल बिखरे थे और शर्ट पर भी यहाँ वहाँ शराब फैली थी। जब शीतला देवी ने यह देखा तो वो जल्दी से गुजराल के पास आई। क्या हालत बना लिया है तुमने गुजराल? उन्होंने बॉडीगार्ड से कहकर गुजराल को सोफे पर बैठाया और गुजराल नशे में बड़बड़ कर रहा था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे रिजेक्ट करती है। वो मुझे रिजेक्ट करती है अम्मा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे मना करे, और उसने मुझे मना किया। भाव दिखाती है मुझे वो। कहते हुए गुजराल खड़ा होने लगा, लेकिन लड़खड़ाकर वो नीचे गिरने लगा। उसके बॉडीगार्डों ने उसे जल्दी से संभाला और वापस से सोफे पर बिठा दिया। उसके सामने शीतला देवी एक गिलास में 5 से 6 नींबू निचोड़कर जबरदस्ती उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बॉडीगार्डों से उसे पकड़ने को कहा और जबरदस्ती उसके मुंह में वो सारा रस डाल दिया। धीरे धीरे गुजराल बेहोश होने लगा। शीतला देवी को इसकी आदत हो गई थी। गुजराल रोज शराब पीकर आता था और ये प्रक्रिया 8 दिन से चल रही थी। 8 दिनों में वो सिर्फ इतना ही कहता कि वो मुझे भाव नहीं देती, वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। उसे अपनी सुंदरता का घमंड है और न जाने क्या कहा। अब शीतला देवी को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि इसे किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है, जो इसके ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कभी कभार गुजराल को प्यार से समझाती, लेकिन गुजराल के ऊपर उसका ईगो हावी था। एक दिन बुक के नाइट क्लब में गुजराल अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और वहीं सामने के स्टेज पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थी, जिनके ऊपर लगातार पैसों की बारिश हो रही थी। गुजराल फिर से स्टेज की तरफ जाने लगा तो उसमें से एक लड़की, वो अपना नाचना छोड़कर वहाँ से जाने लगी। तभी गुजराल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और अंदर चली गई। यह देखकर गुजराल को बहुत ही गुस्सा आया। ये वही लड़की थी जो गुजराल को लगातार कई दिनों से मना कर रही थी। उस दिन गुजराल का कुछ और ही मन था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ था। वो लड़की वहाँ से भागने लगी और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ लोगों ने रोक लिया। ये गुजराल के दोस्त थे। उन लोगों ने जबरदस्ती उस डांसर को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो थोड़ी देर बाद शांत हो गई और बेहोशी की हालत में चली गई। उन लड़कों ने उस डांसर को उठाकर एक बेडरूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया और थोड़ी देर बाद गुजराल वहाँ आया। उसके हाथों में शराब की बोतल थी और वो शराब पी रहा था। उसने एक नज़र बेड पर पड़ी उस लड़की को देखा और उसके पास आने लगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और भेड़िए की तरह उस लड़की पर झपट पड़ा। वो लड़की अपने होश में नहीं थी। उसने उस लड़की के साथ सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। उस लड़की की हालत ऐसी थी कि वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। सुबह जब उस लड़की की आंखें खुली तो अपने आप को इस हालत में देखकर रोने लगी और बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दोस्त कामिनी वहाँ पर आई। कामिनी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। वहाँ के सामान इधर उधर बिखरी हुई थी और उस लड़की के बदन पर कपड़ा नहीं था। वो अपने आप को चादर से ढके बेड के सिरहाने से टिकी रो रही थी। उसके होंठ बुरी तरह से सूजे हुए थे। उसके गालों पर, हाथ पर, बाजू पर, नेक पर, कॉलर बोन पर हर जगह दांत से काटने के निशान थे और उसके बॉडी पर खून भी लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से नोचा हो। वो लड़की अपने दोनों घुटनों को सटाए उसके बीच में अपना सर डालकर रो रही थी। कामिनी वहाँ पर आकर उसे जोर से गले लगा लेती है। कामिनी भी उसके साथ ही डांस बार की डांसर थी। क्या हुआ पल्लवी? उस लड़की का नाम पल्लवी था। वो कुछ नहीं बोली और रोती रही और धीरे धीरे बेहोश हो गई। कामिनी जल्दी से उस डांस बार के मालिक को बुलाकर लाती है
और मालिक ने डॉक्टर से दिखाकर पल्लवी का इलाज करवाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। पल्लवी ने अब डांस करना छोड़ दिया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी तो वो अब नौकरी ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि उसकी सेविंग्स अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। पल्लवी का एक भाई था जो कि मुंबई काम करने के लिए गया था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया था। पल्लवी उसका इंतज़ार करते करते ये सब काम करने लगी थी, लेकिन वो कभी भी अपने जिस्म का सौदा नहीं करती थी। दिन बीतते गए और एक दिन पल्लवी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, और फिर उसने डांस बार को छोड़ दिया। पल्लवी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे तब तक तो नौकरी करनी ही थी जब तक उसके पेट में बच्चा था। उसने उस बच्चे को जन्म देने की सोची और शादी न करने का फैसला लिया। वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। स्कूल काफ़ी छोटा था और उसकी सैलरी भी कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि वो अपने और अपने बच्चे की परवरिश ना कर सके। समय बीतने के साथ ही उसने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उस लड़की के पीठ पर एक अजीब से गरुड़ का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर पल्लवी को उस आदमी की याद आ गई। जब पहली बार गुजराल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई थी। तब गुजराल ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी थी, और उसी समय पल्लवी ने गुजराल के पीठ पर वो गरुड़ वाला निशान देखा था, और वही गरुड़ का निशान उसकी बेटी के पीठ पर भी था। ये कोई और नहीं, ईसा की माँ थी। उसने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का नाम ईसा रखा और उसके साथ अपने खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे ईसा बड़ी हो गई और वो 5 साल की हो गई। वो एक दिन अपनी बेटी को लेकर मुंबई जाने का फैसला करती है और अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मुंबई जाने वाली बस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया और उसके पास एक दूसरी बेटी आ गई। इस एक्सीडेंट में उसने सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, अपनी यादाश्त भी खो दी थी। और अब पल्लवी कहाँ है, किसी को नहीं पता है। रुद्र बड़े ही ध्यान से उस बूढ़ी औरत की बातें सुन रहा था। क्या आपने दोबारा पल्लवी को देखा? नहीं बेटा, हमने उसे नहीं देखा। उसके बाद गुजराल ने शादी नहीं की, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक औरत और एक लड़की को लेकर आया। वो कह रहा था कि ये दोनों अनाथ आश्रम में थे, तो उसने उस लड़की को गोद लिया है। वो लड़की 9 साल की थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सिर्फ लड़की ही मेरे पास रही। गुजराल उस औरत को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। वो देखने में कैसी थी? रुद्र ने फिर से पूछा। वो सुंदर थी, गोरी थी, उसकी नाक ऊंची थी और आंखें काली थी। उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी। रोनी ये सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। और अब वो लड़की कहाँ है? उस लड़की को एक पुलिस वाला ले गया। बानी उसे बाबा कहती थी। बानी का नाम सुनते ही रुद्र और रोनी दोनों चौंक गए। बानी? हाँ, उस लड़की का नाम बानी था और गुजराल उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बानी अपनी माँ के पास जाना चाह रही थी, लेकिन गुजराल ने उसे नहीं मिलवाया और फिर वो लड़की भी गुजराल को छोड़कर उस पुलिस वाले के पास चली गई और अब वो उसी पुलिस वाले के पास है। रोनी और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। आपने कब काम छोड़ दिया उनके यहाँ से? रुद्र ने फिर से पूछा। जब बानी उस पुलिस वाले के साथ चली गई तो मैंने भी नौकरी छोड़ दी। गुजराल का तमाशा बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इतना सुनने के बाद रुद्र कुर्सी से उठ गया और रोनी को देखते हुए वहाँ से चला गया। रोनी ने बड़ी ही प्यार से उस महिला को उठाया और उन्हें सहारा देकर अपनी बॉडीगार्डों को उनके घर पहुँचाने को बोल दिया। फिर वो रुद्र की कार में आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। बॉस, आपको लगता है ईसा और बानी दोनों अपने अपने अतीत से अनजान हैं? हाँ, वो दोनों अपने अपने अतीत से पूरी तरह से अनजान हैं। क्या हमें उन्हें बताना चाहिए? नहीं, सबसे पहले हमें पल्लवी को ढूंढना होगा। अगर हमें कामिनी मिल जाए तो वही बात बन सकती है। तो तुम उनके पीछे अपने आदमी लगा दो और पता करो कि जब गुजराल पहली बार बानी और पल्लवी को लेकर अपने घर आया था और उसके बाद उसने पल्लवी को कहाँ रखा है। ओके बॉस, कहते हुए रोनी गाड़ी से बाहर निकल गया और रोनी वापस अपने रूम मेंशन की तरफ चला गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए और आज ऑफिस जाने का दिन था।